यूपी में हुई तशद्दुद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है, जिसके बाद यूपी सरकार ने इस तंजीम पर पाबंदी आयद करने की बात कही है। इस मामले में दिल्ली में पीएफआई की सियासी यूनिट एसडीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तंजीम का दिफा किया। पीएफआई की जानिब से कहा गया है कि सरकार उन्हें टारगेट कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ अगर पाबंदी लगाई जाती है तो वो कोर्ट जाएंगे। हालांकि यूपी से पहले पीएफआई पर झारखंड में भी पाबंदी लग चुकी है। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने तंजीम के नायब सदर शरीफुद्दीन अहमद से बात की। यूपी सरकार ने कहा है कि जो तशद्दुद या हिंसा उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई, उसमें सीधे तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है, यानी कि पीएफआई का हाथ है और उस पर सरकार प्रतिबंध लगाने की सोच रही है। आज इसको लेकर दिल्ली में जो पीएफआई की पॉलिटिकल यूनिट है एसडीपीआई, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसडीपीआई के उपाध्यक्ष हमारे साथ है शरीफुद्दीन साहब। शरीफुद्दीन साहब, मेरा पहला सवाल ये कि क्यों बार बार जहां भी तशद्दुद के वाकयात होते हैं, हिंसा होती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आता है? झारखंड के बाद यूपी सरकार आप पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। चूंकि आरएसएस पे 3 बार प्रतिबंध लग चुका है और वो ये जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी और मूवमेंट में बहुत ताकत होती है, और इस वक्त मुल्क में कैडर बेस्ड पार्टी और मूवमेंट के तौर पर एसडीपीआई बची है। और चूंकि वो जानते हैं कि पीएफआई का असर पूरे मुल्क में है और उसकी मुमकिनात ये है कि वो जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो मनुवाद को और बहमीनवाद को पूरे मुल्क में थोप देना चाहती है आरएसएस और बीजेपी की सरकार, उसके खिलाफ अगर कोई बहुत बड़ी ताकत जो मुकाबला कर रही है वो एसडीपीआई है। इसलिए एसडीपीआई को पहले निशाने पे ले रहे हैं और झूठी कहानियां मुल्क में फैला रहे हैं। पुलिस के पास सबूत है। पुलिस क्योंकि ये कह रही है कि आपके इस तरह आपके कई लोग गिरफ्तार भी हुए, कार्यकर्ता जो लगातार पिछले कई महीनों से इस तरह की कोशिश कर रहे थे कि वहां हिंसा फैलाई जाए। ये जो प्रदर्शन हुए उसमें भड़काऊ चीजों का इस्तेमाल, बयान का इस्तेमाल हो, ये तमाम चीजें, पर्चे बांटे गए, ये पुलिस का दावा है और उसी को आधार बनाकर सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले रही है। देखिए, अभी तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में साबित होगा, लेकिन जो चीजें उन्होंने हमारे पास से बरामद दिखाई हैं उसमें एक किताब है, अयोध्या पॉन ऑन द पॉलिटिकल चेस, जिसका प्रीफेस जस्टिस पीवी सावंत साहब ने लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और एक्स चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। और अगर ये किताब इलीगल है तो बाजार में क्यों अलाउ की गई? दूसरी बात ये है कि अगर इलीगल है तो उसमें पीवी सावंत साहब को भी गिरफ्तार करें, क्योंकि वो उसमें साथ में है। तीसरी बात यह है कि अगर हमारी सामग्री जो वो बता रहे हैं वो प्ले कार्ड हैं, जो हम पब्लिक डोमेन में हैं, उनको हम लेके प्रोटेस्ट करते हैं और उन मनारों में अगर कोई भी गलती है तो पहले उसी वक्त हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और जो एसडीपीआई का लिटरेचर है, यानी हैंड बिल्स हैं, उनको जो पेश कर रहे हैं वो निहायत एक गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। सब चीजें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली और पीपल्स मूवमेंट को बड़ा करने के लिए वो बनाई गई हैं। तो ये सब चीजें जब पुलिस की ये जो झूठ की कहानी गढ़ के जब कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगी। अभी सिर्फ इसलिए कि वो पूरी तौर से यहाँ पर फेल हो गए हैं एक पब्लिक मूवमेंट के सामने, और उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया है, पुलिस का सहारा लिया है और पुलिस राज कायम कर लिया है। इसलिए किसी को बलि का बकरा बनाना है और डाइवर्ट करना है अटेंशन को, तो इसे कम्युनलाइज करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने इसको मुसलमान का एजुकेशन कहा और किस तरह से कपड़ों से पहचानो कहा, फिर बाद में कहा कि बदला लेंगे, यानी मुसलमानों से बदला लेंगे। लेकिन अभी पूरी तौर से ये एक मूवमेंट, पूरी आवाम का मूवमेंट हो गया है, इसलिए घबरा गए हैं और इस मुल्क में फिर से एक कम्युनल डिवाइड पैदा करने के लिए पीएफआई यहाँ तक कह रही है कि सिमी जो एक प्रतिबंधित संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जो उसी का चोला पहनकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रही है पीएफआई, और इसलिए प्रतिबंध करना जरूरी है। और झारखंड का भी हवाला, केरल में जो तमाम चीजें, उसका हवाला दिया जा रहा है। अभी तक किसी भी कोर्ट ने केरल के यही कहा है कि एज ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई का कोई रोल किसी भी घटना में, एक्सीडेंट में नहीं पाया गया। झारखंड का मुकदमा जब हाई कोर्ट के सामने गया तो हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया बैन को, और ये कहा कि बैन की कोई जरूरत नहीं है पीएफआई के खिलाफ। जो कमजोरों को सताने की वो ताकत लाए थे, उसको पीएफआई मुकाबला कर रही है, इसलिए डरे हुए हैं। ये बीजेपी सरकार और आरएसएस पीएफआई से डरी हुई है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्योंकि यूपी से यही खबर है कि प्रतिबंध लगने वाला है पीएफआई पर, तो उसी को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पीएफआई की तरफ से एसडीपीआई ने पक्ष रखा। जो पॉलिटिकल इकाई है पीएफआई की, उनकी तरफ से सरकार पर ही कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। और सीएए के खिलाफ हो रहे एहतजाज के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने
साबिक सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तुष्टीकरण की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे? एनपीआर लग जाने से रोजगार नौजवानों को मिल जाएगा क्या? धारा 144 बार लगाने से नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी? लोगों का ध्यान बैंकिंग पे न जाए, अर्थव्यवस्था खत्म पर न जाए, नौकरी रोजगार पे न जाए, इसलिए जानबूझ करके आप एनपीआर, एनआरसी और सीएए लाने का काम कर रहे हैं। सीएए के खिलाफ यूपी में कांग्रेस की बढ़ती दखलंदाजी के बीच आज अखिलेश यादव भी सड़कों पर नजर आए। तो यूपी पुलिस की ज्यादतियों के बाद मुतासिरीन के बीच जाने से रोकने पर भी सियासत जारी है। अपने साथ हुई बदअखलाकी से नाराज प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को भगवा की अहमियत बताई, तो बीजेपी ने प्रियंका पर उधार का टाइटल रखने का इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं। ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई केवल रंग बदलने के लिए, भगवा करने के लिए, पता नहीं क्या है भगवा में, पीताम्बर रंग नहीं बोलोगे क्या? नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा। आप नागरिकता किस आधार पे देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुसलमान को नागरिकता न मिले? कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रियंका के बयान के बाद सीएम दफ्तर की जानिब से आए ट्वीट में ऐसे लोगों पर सख्ती से निपटने की बात कही गई है। सीएम योगी के तलखंदाज पर अपोजिशन की दीगर जमातें भी हमलावर हो गई हैं। प्रियंका गांधी के बाद सीएए की मुखालफत की कमान संभाले अखिलेश यादव भी आज लखनऊ की सड़कों पर दिखे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अवामी जरूरत से लोगों का ध्यान भटकाने का इल्जाम लगाया। तो इसके जवाब में बीजेपी ने सीएए की मुखालफत करने वालों के नजरिए पर ही सवाल उठा दिया। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जितने लोगों की जान गई है, वो सच्चाई आप लोग भी जानते हैं। और पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा कि जिन लोगों की जान गई हैं वो निर्दोष लोग हैं, वो आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से बात कह रहे थे, पुलिस की गोली से गए हैं। कम से कम अब साल का अंत हो गया है। जो आपने पाप किए हैं अभी तक, नए वर्ष में पाप की माफ़ी मांगे, और अगर पाप की माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो जनता उन पापों की सजा देगी। और संभल में समाजवादी पार्टी के एमपी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया है। उन्होंने सीएए को लेकर एहतजाज के दौरान लोगों की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में हुए एहतजाज के दौरान किसी पुलिस एहलकार या पुलिस अफसर की मौत नहीं हुई, सिर्फ एहतजाज करने वाले ही क्यों मारे गए। इस मौके पर मौजूद एसपी की विधान परिषद के रुकन राजपाल कश्यप ने सीएए के दौरान भड़के तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर पुलिस और भाजपा को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों और बीजेपी के लोगों ने एहतजाजियों की भीड़ में शामिल होकर तशद्दुद किया। इस दौरान उन्होंने फसाद में मारे गए एहतजाजियों के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का मुतालबा किया। पूरे हिंदुस्तान में एक पुलिस का आदमी नहीं मरा। हाँ, सही कह रहे हैं। क्यों नहीं मरा? क्यों? कोई ऑफिसर या कोई भी पुलिस का आदमी नहीं मरा। पब्लिक क्या बीजेपी के सरकार पे कहीं पुलिस ने चलाई है, कहीं बीजेपी के लोगों ने चलाई है। वो देश में शांति व्यवस्था भंग करना चाहते, नहीं तो करोड़ों लोग निकले थे पूरे देश में। ये करोड़ों लोग दंगा करने नहीं निकले थे। लोकतंत्र में निहत्थे थे लोग, अपनी जायज मांग लेकर और गांधीवादी तरीके से सड़क पे निकले थे। और उनको जिस तरीके से प्रशासन ने लाठियां बर्बरता से चलाई, गोलियां चलाई, अब बीजेपी के लोगों ने कई जगह बसें जलाई, प्रशासन ने बसें जलाई। ये प्रशासन बदनाम करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत आज रिटायर हो गए। उनकी जगह अब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया है। बिपिन रावत की मौजूदगी में ही उन्होंने अपना चार्ज दरअसल संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे मुल्क के 28वें आर्मी चीफ बने हैं।
और 3 साल का मुद्दत-ए-कार पूरा करने के साथ ही बिपिन रावत आज आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो गए। अपने मुद्दत-ए-कार के आखिरी दिन उन्होंने वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा साउथ ब्लॉक पर गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर कामकाज संभालने से पहले बिपिन रावत ने सभी जवानों को मुबारकबाद पेश की। बिपिन रावत ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मनोज मुकुंद मुल्क की फौज को और आगे ले जाएंगे। रावत ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ एक ओहदा है, उस शख्स को फौज के सभी जवान ताउन करते हैं, उसी ताउन से मुल्क की फौज आगे बढ़ती है। बिपिन रावत ने इस दौरान कहा कि अब जो नए आर्मी चीफ हैं वो अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस बनूंगा, अभी तक मैं आर्मी चीफ के तौर पर ही काम कर रहा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सिर्फ ओहदा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केवल अकेला काम नहीं करता, उसको काम करने में, अपना कर्तव्य पालन करने में सहयोग मिलता है उसके जवानों द्वारा। ओहदेदार चाहे वो जिस रैंक पर तैनात हों, उन सभी के सहयोग के द्वारा जिस टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है तभी हमें सफलता मिलती है। बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है, और इंडियन आर्मी केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती। जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे ओहदेदार हैं, वो सब मिलकर इंडियन आर्मी कहलाते हैं। और जब बिपिन रावत चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनता है तो इन सब को शामिल होकर अपनी कार्रवाई करता है, और उनके सहयोग द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। अकेला कोई आदमी कुछ नहीं हासिल कर सकता। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में एक बार फिर गायों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। बांदा में पैलानी तहसील के खपीहट्टा गौशाला में भूख और ठंड की वजह से 25 गायों की मौत हो गई। हिंदू अकीदे का मरकज बन चुकी गायों की बदहाली का ये मंजर यूपी के योगी आदित्यनाथ हुकूमत का है, जहां हुकूमत की मदद से चल रही गौशाला में भूख और ठंड से 25 गायों की मौत हो गई, जहां देखभाल में भी काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। जांच को पहुंचे मकामी एसडीएम ने गौशाला चलाने वाले अनिल शर्मा को जमकर फटकार लगाई। तो इनसे जवाब तलब करूंगा, इनके सीबीओ साहब को भी लिखूंगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और यहाँ के बीओ जो हैं वेटनरी डॉक्टर, ये लोग निरीक्षण करते ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे निरीक्षण के दौरान मुझे ये देखने को मिला कि ये भूसे की जगह पुआल खिला रहे हैं। इस वक्त भूसा इनके उसमें कमरे में है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई भूसा क्यों नहीं खिला रहे हो, तो उनके एनजीओ शर्मा जी ने बताया कि 3 दिन ये देते हैं, 3 दिन वो देते हैं। इससे पहले भी बांदा जिले के सरकारी गौशाला में ठंड और भूख से 2 दिनों में 30 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। पिछले महीने भी बांदा टांडा कौमी शाहराह पर ट्रक की चपेट में आने से 12 गायों की मौत की खबर आई थी। इसी तरह सितंबर महीने में हरदोई के एक सरकारी गौशाला में आधा दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी, जहां बारिश में भीगने और चारे की कमी का मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का गाय से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके रियासत में हर महीने गायों की मौत उनके मातहतों पर सवाल तो उठाती ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। जेके लोन अस्पताल में दिसंबर महीने में 91 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले की जांच के लिए बीजेपी ने एक कमेटी तश्कील की है। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने 4 खातून अरक्कीन पार्लियामेंट की कमेटी बनाई है। ये कमेटी कोटा के जेके लोन अस्पताल का दौरा करके हालात का जायजा लेगी। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेगी। कमेटी में राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए शामिल हैं। इतवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के जेके लोन अस्पताल का दौरा करके हालात का जायजा लिया था। परंतु इस साल से कम मौतें हुई। हर साल में 5 साल से कभी 1500 मौतें, कभी 1400, कभी बाकायदा ग्राफ नीचे आ रहा लगातार। इस बार 900 के आसपास मौतें हुई है।
पूरे साल भर के अंदर हर अस्पताल में हमेशा प्रतिदिन 3, 4, 5, 6 मौत होती है, परंतु यहाँ पर तो हम लोगों ने जो इंतजाम किए उसके कारण से आंकड़े कम आते जा रहे हैं। इस बार तो मैंने कहा 900 के आसपास आंकड़ा है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में जांच कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि कमेटी ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स को क्लीन चिट दी है और इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही की बात नहीं मानी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 2 दिन में 10 बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें से 8 बच्चों की हालत बेहद नाजुक थी, जिन्हें दूसरे अस्पतालों से रेफर किया गया था। वहीं जाँच कमेटी ने अस्पताल में वसाइल की कमी की बात मानी है। कमेटी ने माना है कि अस्पताल में कैपेसिटी से 1.5 गुना बच्चे भर्ती थे। साथ ही ऑक्सीजन पाइपलाइन का ना होना भी मौत की एक वजह मानी गई है। जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग, अब आप वहां इन्फेक्शन फैला रहे हो जा जाके बार बार। कभी आपकी बाल संरक्षण आयोग जा रही है, कभी खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, कभी इनके 2 मंत्री जा रहे हैं जो 5 साल में इनकी सरकार में मंत्री रहे। अब उनको ये तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इन्फेंट मोर्टिलिटी जो रेट है वो 2014 में 7.62% थी, 2015 में 7.17% थी, 2016 में 6.66% थी, 2017 में 6% थी और 2018 में 6.11% थी। और अब इस 1 साल में हमने प्रयास किया, सुधार किया सिस्टम में, उससे नतीजा यह रहा कि IMF उसमें कमी आई है।